से ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक सुधार का कार्यक्रम शुरू हुआ। उन संवैधानिक कार्यक्रमों की चर्चा जब हमारी शुरू हुई थी तो बात यह निकल कर आई थी, आवाज़ नहीं आ रही है वॉइस, कई लोग लिख रहे हैं आवाज़ की बात भाई, अभी आ रही है आवाज़ आप लोग की? यदि आ रही हो तो आप थोड़ा थम्स अप कर दें ताकि पता चल जाए। यस सर, ओके, हाँ गुड गुड। तो मैं आपको ये कह रहा था कि हाँ हो गया, पता चल गया, थैंक यू। तो मैं आपको ये कह रहा था कि कल हम लोगों ने ये पढ़ाई किया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश शासन के द्वारा उसकी संसद के माध्यम से भारत से संबंधित कई प्रकार के संवैधानिक विधान निर्माण का कार्य किया गया, और उसके तहत मूल उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विधानों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना चाहती थी। नंबर 2, वो भारत के शासन को रेगुलेट करना चाहती थी ताकि भारत में ठीक ठाक शासन चलता रहे, ताकि साम्राज्य की आयु लंबी हो। और नंबर 3 कि भारत को किस तरीके से अंग्रेजों के लाभ के लिए यूज में ले लिया जाए, इस्तेमाल में ले लिया जाए, त्रिकोणीय उद्देश्य था। उस त्रिकोणीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कई अधिनियम बनाए गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 4 चार्टर एक्ट्स 20-20 वर्षों के अंतराल में 1793, 1813, 1833, 1853, और फिर आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की समाप्ति हो गई। तो इस क्रम को समझने के क्रम में मैंने आपको यह भी बता दिया था कि यहाँ पर क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 के एक्ट के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकियों के ऊपर जितना भी क्वेश्चन पूछा जाना है वो सब के सब पीटी में क्वेश्चन रहेंगे। फिर हमने आपको ये बताया था कि 1773 और 84 के जो एक्ट्स हैं उसमें ज्यादा फोकस इस बात पर है कि क्या करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल बनाया जाए। आगे के जो 4 चार्टर एक्ट्स हैं उन चार्टर एक्ट्स को ध्यान से देखो तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसमें यह विचार किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलने दिया जाए कि खत्म कर दिया जाए, और चारों बार कहा गया है कि चलने दिया जाए, एक अंतराल दे दिया गया है कि इतने समय के लिए चलने दिया जाए। 53 में यह कहा गया था कि अगले आदेश तक चलने दिया जाए। दूसरी एक बात देखोगे कि इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया है, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सुधार का कार्य करने के लिए निर्देश दिया गया है। हम उन्हीं चीजों का अध्ययन अभी करने जा रहे हैं। इन अधिनियमों को पढ़ते हुए आपको यह समझ में आ जाएगा कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलप हुआ। फिर आपको यह समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट ने कैसे कंपनी पर शिकंजा कस दिया। फिर आपको यह भी पता चल जाएगा इन अधिनियमों को पढ़ते हुए कि कैसे कैसे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग, ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग अन्य अंग्रेजों के हितों की पूर्ति के लिए यूज किया गया, अन्य अंग्रेजों के हितों की पूर्ति के लिए यूज किया गया। और यदि आपसे कोई पूछ दे कि संवैधानिक सुधार अधिनियमों के उद्देश्य क्या थे, तो उस उद्देश्य की चर्चा भी आप जब करेंगे तो आप यही बात बता देंगे। यानी एकदम टू द पॉइंट होके चले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जितने भी आए कौन किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया। कब किया, तो विभिन्न अधिनियम जो है उनके डेट्स आ जाएंगे। उसके बाद तब अगला है कि क्यों किया, तो ये 3 उद्देश्य थे: भारत के शासन को दुरुस्त करना, कंपनी के ऊपर शिकंजा कसना, और भारत को अन्य अंग्रेजों के हितों की पूर्ति के लिए अनुकूल बनाना। तब इस क्रम में आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता धीरे धीरे समापन की ओर जा रही थी, और 1857 के विद्रोह ने एक तात्कालिक कारक का योगदान किया, जिसके बदौलत 57 के अगले साल ही इनकी सत्ता खत्म हो गई। अन्यथा हो सकता है कि 2-4 साल ये और रहते, या 2-4-5 साल 7 साल और रहते, लेकिन ये समाप्त होने के कगार पे ही खड़े थे। मतलब समझिए कि एक पांव कब्र में था, दूसरा केले के छिलके पे था। केले के छिलके के ऊपर संतुलन लंबे समय तक नहीं हो सकता है। तो सर आपने कमेंट नहीं लिया आज। बेटा कमेंट लेने का मन तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया ना कि 2-3 बार ऐप के साथ कुछ टेक्निकल इशू आ गया, तो 15-20 मिनट का टाइम इसी में चला गया। तो 15-20 मिनट का टाइम इसमें चला गया, इसलिए मुझे लगा कि ज्यादा कमेंट लूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, और नहीं पढ़ा पाऊंगा तो कई दफा अपराध बोध अंदर से हो जाता है कि आज बच्चों का टाइम खराब कर दिया। तो बच्चों का टाइम खराब करने को लेकर जो एक अपराध बोध रहता है, इसलिए फटाफट पढ़ाना शुरू कर दिया। और अभी मैंने आपको उतनी ही बात बताया है कि जितनी बातें मैंने कल के क्लास में बता दिया था उसका रिवीजन करा दिया। तो अब हम लोग चल सकते हैं डायरेक्टली इस रेगुलेटिंग एक्ट की ओर। और ये बात भी है कि बात करने का मन भी होता है। तो क्या है, प्रीत कुमार
तानिया सर एग्जाम्पल गुड बताया। अच्छा हाँ। और अर्चना प्रजापति, मतलब मैं ज़्यादा लेट नहीं हूँ, बिल्कुल लेट नहीं हूँ, अभी तुरंत क्लास के बाद शुरुआत हुई है। अभय शुक्ला, आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, थैंक यू बेटा। एंड अजय कुमार ओके, अभिलाष बाल्मीकि ओके, और बहुत सारे कमेंट्स पीछे चले गए, अब मैं उसे देख ही नहीं पाऊंगा अभी। तो ऐप में बहुत दिक्कत होती है, नहीं कभी कभी दिक्कत होती है बेटा, ऐसे तो क्या करोगी। अ, तो श्वेता भारती, रिवीजन कैसे करे सर। अभी बेटा कुछ पढ़े ही नहीं हो, कितना रिवीजन करोगे, पहले पढ़ो थोड़ा दूर, उसके बाद इतना ध्यान रखना कि हमेशा एक दिन सप्ताह में तय रखो जिस दिन रिवीजन ही करना है। और यदि रिवीजन करते रहो सप्ताह में एक दिन तो उसका बर्डन ज़्यादा नहीं आएगा। शानदार समझ में आ रहा है हिस्ट्री, वाह बहुत बढ़िया बेटा। और यदि तुमको शानदार समझ में आ रहा है तो प्रॉमिस करो कि तुम यूपीएससी पास करेगा, और पास करने के लिए जान लगा देगा। शिवा यादव, लव यू सर, लव यू बेटा। एंड रंजीत कुमार, यह अक्षय कुमार, लुकिंग सो स्मार्ट सर, आ हा, थैंक यू सो मच। एंड नसरीन, प्रणाम गुरुजी, मैं भी आई हूँ, खुश रहिए बेटा जी। ओके अर्चना, लेट्स कंटिन्यू, यस ऑफ कोर्स। राहुल सर, बोल बोल के लिखवाते हैं तो प्लीज, हाथ मैं पूरा नहीं पढ़ पाया बेटा, चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट टीचर इन माय लाइफ, थैंक यू so much, and one of the best lots of the students I'm teaching. I'm very very happy and very very enthusiastic and comfortable and cool and calm and composed while teaching you guys. So now let me go to that section, regulating act. regulating act तो बोल बोल के लिखवाते हैं तो प्लीज सर थोड़ा धीरे धीरे बोल के लिखवाइएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी एक्ट पढ़ोगे ना तो ऐसे ही पढ़ना कि कब लाया गया, ठीक है, उसके बाद कौन लाया, उसके बाद क्यों लाया। तो क्यों लाया में यहां पर थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, और मूल कारण क्या था। उसके बाद कब है कि प्रावधान क्या है, प्रावधान क्या है के बाद इनका क्रियान्वयन कैसे हुआ, क्रियान्वयन कैसे हुआ, और क्रियान्वयन के बाद दोष निवारण कैसे हुआ, जो कमियां रह गई थी उन कमियों की पूर्ति कैसे हुई। तो अब हम ये देखेंगे कि ये तो सिंपल बात हो गई, 1773 कौन लाया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्यों लाया, तो एक तो मैंने 3 बातें ऑलरेडी बता दिया है कि वो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड मामला है। लेकिन अब हम थोड़ा पर्टिकुलर यहां होते हैं कि तात्कालिक कारण क्या था 1773 के पीछे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऋण की मांग किया था। मांग तो ये लोग सरकार से किए थे, लेकिन उस समय इंग्लैंड की संसद के हाथ में सभी प्रकार के वित्तीय अधिकार आ गए थे, तो ऋण देना है कि नहीं देना है का निर्णय तो पार्लियामेंट के माध्यम से होना था। तो उसी समय पार्लियामेंट में इस बात के ऊपर चर्चा भी शुरू हो गई कि हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना शिकंजा भी कस लेना चाहिए, हमें अपना शिकंजा भी कस लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक संकट था, उन्होंने ऋण की मांग किया, और ऋण की मांग किया तो उसी स्थिति का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए एक एक्ट बना दिया। अब हम देखें मूल कारण क्या है। मूल कारण यह है कि शिकंजा तो कसना ही था, शिकंजा तो कसना ही था। ऋण की मांग न होती तो भी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने एजेंट के तौर पर देखती थी, और उन्हें लगने लगा था कि जब बंगाल के इतना बड़ा प्रदेश आपके पास आ गया, बड़ा का मतलब समझ रहे हो कि आज का पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश, इतने बड़े भूखंड का शासन यदि किसी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया हो तो इंग्लैंड की सरकार उस इलाके पर शासन करने वाली कंपनी के ऊपर शिकंजा कसने के लिए अब कसमसा रही होगी। यह सोचना सहज बात है, स्वाभाविक बात है। तो इसलिए यही मूल कारण है, शिकंजा तो कसना ही था, प्यार तो होना ही था, ये कहानी। अब इस तरीके से शिकंजा कसना ही था जब हमने कहा, तो इसके तहत एक लाइन और जोड़ देंगे, क्या कह देंगे कि क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को अपने प्रभाव में लेने के लिए
कंपनी को एक एजेंट के तौर पर यूज कर रही थी, इस्तेमाल में ला रही थी, उसका इस्तेमाल कर रही थी। तो कुल मिलाकर यह है अपनी कहानी कि हम यहां तक समझ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब हम यहां तक की बातों को मिटा देंगे। और तब हमारे सामने में अब अगला मुद्दा यह है कि एक्ट का प्रावधान क्या है। एक्ट का प्रावधान क्या है? जब हम प्रावधान की बात करते हैं तो बहुत संक्षेप में पहले सुनेंगे, लिखने का काम बाद में करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसमें यह बात कही गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भाई साहब, इंडिया को लेकर आज के बाद कोई भी पॉलिसी अपनाओगे, कोई भी कार्यक्रम अपनाओगे, तो इसके पहले आप ब्रिटिश सरकार को इन्फॉर्म कर देना। ये इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है। उसके बाद अगला मुद्दा यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर में भी कुछ सुधार का कार्य किया गया। अब उस स्ट्रक्चर को पढ़ना आपके लिए जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ, मतलब उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत कितने सदस्य होंगे, इस सब घटा बढ़ा दिया गया है, तो उसकी चर्चा मत करिए, छोड़ दीजिए। लेकिन एक प्रावधान यह भी था, यदि हम डिटेल में पढ़ें उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को, तो एक बात हो गई कि सूचना दे देना पॉलिसी संबंधित। दूसरी बात यह कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के स्ट्रक्चर में सुधार किया गया। पहले एक बात कही जाती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स में जो 500 पाउंड स्टर्लिंग के शेयर होल्डर्स होते थे, उन्हें अपने अपने इलाके से एक डायरेक्टर चुनने का मताधिकार था। अब कहा गया कि कम से कम 1000 पाउंड का शेयर आपके पास में होगा, तभी आप वह मताधिकार प्राप्त कर सकते हो, ताकि एक अपने इलाके का डायरेक्टर निर्वाचित करके आप भेज सको। तो 25 तो बेटा कभी नहीं था, 24 था, 18 था फिर, लेकिन उसको छोड़ो। तो मैंने ये कहा कि कुल मिलाकर ये कहानी हो गई कि बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको, मैं वो मनीष हूँ जो आपने बोला था कि थोड़ा शर्म क्या है, शर्म साध्य मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, वाह बेटा वाह, मजा आ गया। रंजीत कुमार, मैं दिल्ली में क्लास किया। कहाँ किया बेटा दिल्ली में क्लास? तृप्ति कुमारी, सर पेन कलर चेंज कर लो, करके लिखिए। ब्लैक पे तो व्हाइट सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्लैरिटी रहती है, और इसके साथ में येलो का ही यदि कॉम्बिनेशन रहे तो ठीक होता है, बाकी तो मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खैर चलते, प्रावधान की बात कर रहे थे हम लोग। तो प्रावधान में हमने कहा कि सबसे पहला प्रावधान यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दिया गया कि आप सारी सूचनाएं हमें देंगे। नंबर 2 कहा गया कि आप जब कभी भी प्रशासन का ढांचा बनाएंगे तो ढांचा में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या निर्धारित कर दी गई, और यह भी कह दिया गया कि उन डायरेक्टर्स को चुनने का अधिकार उन्हीं शेयर होल्डर्स के पास होगा जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड स्टर्लिंग का शेयर होगा। मैं आप लोगों से आप कोई भी बात सपना आप तो आप मैंने सुन लिया है, देख लिया है, आप मुझे क्लास के समापन के दौर में फिर पूछ लेना, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अब बेटा क्लास चलने दो, और इस बीच में आप सब लोग बिना पढ़ाई वाले मुद्दे के कोई बात मत कहना, एक भी बात मत कहना, जब तक कि मैं टॉपिक से संबंधित कोई बात पढ़ा रहा हूं उसको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी गति रुक जाएगी बार बार और अवरोध हो जाएगा। इसलिए लेट मी कंटिन्यू विद दैट टॉपिक। तो 3 बातें हैं। अब देखो, मुझे एक ही बात बोलने के कारण तुम लोग को समझाने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसे पॉइंट में लिखा देता हूं। प्रावधान यह किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या घटा दी गई। इसके बाद दूसरी बात कही गई कि 1000 पाउंड स्टर्लिंग के शेयर धारक ही मतदाता होंगे। फिर यह बात कही गई कि सूचना दे दीजिएगा, सूचना दे देंगे आप, यू विल कीप द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड। अब आज के डेट में तुमको यह जानने की जरूरत नहीं है कि 1000 पाउंड स्टर्लिंग का उस समय कितना मूल्य था। रुपया के जैसा वहां एक करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग के उस समय के प्राइसिंग की चिंता आपको नहीं करनी है। अब यह भी ध्यान रखो कि इस 3 के 3 प्रावधान में इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने प्रावधान है, पहला और दूसरा वाला, उससे को सिर्फ इसलिए बता दिया हूं ताकि इन केस कभी पीटी में पूछ दिया तो आपके काम आ जाएगा, अदरवाइज उसका कोई खास मतलब नहीं है। इस प्रावधान के अंतर्गत मैं बाकी को मिटा देता हूं और इंफॉर्मेशन वाले को कंटिन्यू कर देता हूं। दूसरा पॉइंट है
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का गठन हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का गठन हुआ। तीसरा है उसके सहयोग और उस पर नियंत्रण के लिए उसके सहयोग और उस पर नियंत्रण के लिए एक परिषद का गठन हुआ। एक परिषद का गठन हुआ। परिषद में कुल 4 मेंबर्स होते थे। परिषद में कुल 4 मेंबर्स होते थे। इसके बाद फिर अगला पॉइंट, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इनके जजों की नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट को करना था। इन्हें ब्रिटिश लॉ के अनुसार शासन चलाना था। इन्हें ब्रिटिश लॉ के अनुसार शासन चलाना था, या कि शासन चलाने का मतलब ऐसे समझिएगा, शासन चलाना की जगह पर आप ये कह सकते हैं कि न्याय करना था। इसे तो सुप्रीम कोर्ट को, इस कोर्ट के पास गवर्नर जनरल को अपनी विधियों विनियमों को पंजीकृत कराना था। कुल मिलाकर आप देखो तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रावधान यही 4 है। इन 4 प्रावधानों को यदि आप डिटेल में जाकर समझोगे तो समझ में नहीं आएगा या दिक्कत होगी। डिटेल को बाद में देखो, इसे एकदम उंगलियों पे याद करो कि इंग्लैंड की संसद के मन में था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल रखना है, तो उनको निर्देश दे दिया कि आज के बाद कोई भी पॉलिसी अपनाओगे तो हमको बता देना। हमको बता देने का मतलब होता है कि जरूरत पड़े तो उसी समय हम तुमको निर्देश दे सकते हैं, तुमको रोक टोक भी सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि भारत में उस समय उनको यह मालूम था कि उनका शासन केंद्र कई सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है, और इतने सारे क्षेत्रों में फैले होने के कारण शासन के संचालन में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। उन्हें एक केंद्र के अधीन यदि ला दिया जाए तो शासन का संचालन सुचारू हो पाएगा। कैसे? तो इस तरीके से कि बंबई, मद्रास और बंगाल, इन सब के मामले में देखभाल करने के लिए, उनकी गलतियों पर निगरानी रखने के लिए, समय दर समय उन्हें निर्देश देने के लिए कोई एक सेंट्रल कमांड यदि हो तो इनके बीच में कोई अंतर्विरोध नहीं होगा। इन सब की ऊर्जा एक दिशा में आगे बढ़ेगी तो उसके बदौलत भारत में जीत में भी कामयाबी मिलेगी और शासन भी कुशल तरीके से चलेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम केंद्रीयकरण का एक उपाय करें, एक ही केंद्र के अधीन पूरे भारत को लाते हैं। और इसलिए कहा गया कि बंगाल का इलाका बंगाल के गवर्नर के अधीन रहेगा, मद्रास का इलाका मद्रास के गवर्नर के अधीन रहेगा, बंबई का इलाका बंबई के गवर्नर के अधीन रहेगा, लेकिन मद्रास का जो गवर्नर है उसको बंबई और मद्रास के गवर्नर के ऊपर कुछ वरीयता दे दी जाएगी। वंस अगेन आई रिपीट, मद्रास, बंबई, बंगाल तीनों के गवर्नर अलग अलग होंगे, लेकिन बंगाल के गवर्नर को बाकी दोनों के गवर्नरों के ऊपर वरीयता दे दी जाएगी और उन्हीं को गवर्नर जनरल का पद दे दिया जाएगा। गवर्नर जनरल का मतलब गवर्नरों का गवर्नर। इस तरीके से आप देखते हो कि 3 गवर्नर्स हैं, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या बंगाल। इन दोनों को ला दिया गया इनके अधीन, तो इनको कह दिया गया गवर्नर जनरल।
अब ये जो गवर्नर जनरल है वो यहां के गवर्नर का भी काम देखेगा और इन दोनों पर भी निगरानी रखेगा। लेकिन इनका ऑफिशियल जो नाम है वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल शब्द का उपयोग क्यों किया गया है, इस बात की चर्चा मैं 1833 के अधिनियम के दौरान करूंगा, तो आपको उस समय सहजता होगी समझने में। तत्काल आप इतना याद रखिएगा कि भारत में पहला व्यक्ति जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर बिठाया गया वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था। पहला व्यक्ति जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर बैठा था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसा उससे इसने बना दिया 1833 के अधिनियम ने। तो अब हम ये बात समझ गए कि दो मुद्दा तो हमारा पूरा हो गया, केंद्रीयकृत करना था। तो ये शब्द जब तक नहीं आएगा ना आपके राइटिंग में, तो आपको हमेशा दिक्कत होती रहेगी। मैं बार बार देखता हूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इस विषय पर जब लोग बात करते हैं तो कई दफा बहुत लंबा खींच देते हैं और कई दफा कंफ्यूज कर देते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि सही शब्दों से किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते। बनाने वाले ने जो नियम बनाया है उसके दिमाग में कौन सा उद्देश्य चल रहा था, वह शब्द यदि आप यूज कर लीजिए तो कोई भी सिस्टम बहुत जटिल नहीं लगेगा पढ़ने समझने में। और यदि आपके पास वो शब्द नहीं है तो फिर आप तो सिर्फ प्रोविजन याद करिएगा, और प्रोविजन याद करिएगा तो दिमाग के पास जब तक की लिंक नहीं होगा तब तक प्रोविजन को मेमोरी कितना देर तक याद कर पाएगा। मेमोरी कुछ देर तक याद रखेगा, लेकिन मेमोरी का जो पटल होता है वो बड़ा ही सतही होता है, छिछला होता है, बहुत ही स्लेटी होता है, उससे वो ढलक जाएगा, या वो कपूर की तरह होता है, उससे वो उड़ जाएगा। लेकिन यदि आपने तर्क से उसको जोड़ के रखा है तो वो तो बहुत ही डीप रूटेड हो जाता है। आपको लगेगा भी कि हम भूल गए, लेकिन जैसे ही दोबारा आपकी आंखों से वो चीजें गुजरेगी आपका दिमाग तुरंत सक्रिय हो जाएगा कि हाँ वो तो केंद्रीकरण के लिए किया था ना। केंद्रीकरण के लिए किया था, क्या किया था? एक गवर्नर के अधीन ला दिया था बाकी दोनों को, क्योंकि पहला जो बंगाल वाला गवर्नर है वो बहुत बड़ा था, उसके पास पूरा बंगाल था। मद्रास और बॉम्बे वाले के पास में अभी उतना बड़ा इलाका नहीं था, उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं था, उतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र नहीं था, उतनी बड़ी सेना नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक बात है कि बंगाल के गवर्नर को ही इन दोनों का बॉस बनाया जा सकता था। बावजूद इसके कुछ कारण थे कि उनको अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही कहा जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता है। जो भी कमियां थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनने के ख्याल से उन कमियों को 1833 के एक्ट में पूरा किया गया। तो आपके दिमाग में चीजें याद रहें। अब देखो कि गवर्नर जनरल के माध्यम से केंद्रीयकरण तो कर दिया गया, लेकिन अब चिंता होने लगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के मन में कि गवर्नर जनरल के अधीन हम यदि पूरे भारत को ला देते हैं और वही गवर्नर जनरल यदि एम्बिशियस हो गया तो, वो गवर्नर जनरल यदि एम्बिशियस हो गया तो हिंदुस्तान जो इंग्लैंड से बहुत दूर है और उस समय ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बहुत कमजोर है, सिर्फ समुद्र के रास्ते ही आ सकते थे, तो उनके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाए। तो एक आदमी के हाथ में सत्ता केंद्रीकृत कर देंगे तो ऊर्जा केंद्रीकृत हो जाएगी, क्षमता केंद्रीकृत हो जाएगी, जीत को बल मिलेगा, शासन को दृढ़ता मिलेगी, ये तो ठीक है। लेकिन एक हाथ यदि उससे हमको संभावनाएं दिखती हैं तो दूसरे हाथ पे हमको उससे आशंका भी दिखती है, डर लगता है। कहीं यदि वो एम्बिशियस होके अवहेलनाकारी हो गया तो क्या होगा? तो कहा गया कि उसे ज्यादा शक्तिशाली बनने से रोकने का उपाय करो, और दो उपाय किया गया। उपाय नंबर 1 कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों को कह दिया गया कि यदि कोई स्ट्रैटेजिक महत्व का मामला तुमको समझ में आए, सामरिक और रणनीतिक महत्व का कोई मामला तुमको समझ में आए, जहां कि तुम गवर्नर जनरल से अलग कुछ ओपिनियन रखते हो, तुम्हारे और गवर्नर जनरल के बीच में खिंचाव आ जाए, तो गवर्नर जनरल की बात मानने के लिए तुम बाध्य नहीं हो। ऐसे स्थिति में तुम इंग्लैंड आकर हमसे राय मशविरा कर लेना, यानी इंग्लैंड में जाके तुम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपनी बात रखो, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फिर उस समय जो निर्णय लेगा उस निर्णय के मुताबिक फिर कार्य होगा। तो आप देखो कि स्वाभाविक बात क्या होगी, बंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर पहले से ही कलकत्ता के गवर्नर को अपना बॉस मानने को लेकर थोड़ा सा नाराज था, नाखुश था, और यदि उसको एक मौका दे दिया कि तुम अवहेलना कर भी सकते हो तो वह ज्यादातर मामले में अवहेलना ही करेगा। और यही कारण है कि जब रघुनाथ राव ने बंबई के गवर्नर के साथ समझौता किया इस बात के लिए कि आप हमको पेशवा बनवा दीजिए, हम आपको महाराष्ट्र में बहुत सुविधाएं देंगे, तो बंबई के गवर्नर ने रघुनाथ राव से समझौता करके इस बात की सूचना भेज दिया वॉरेन हेस्टिंग्स के पास, जो कि गवर्नर जनरल था। और वॉरेन हेस्टिंग्स का कहना यह था कि अभी मराठों से युद्ध में उलझने का फैसला बुद्धिमान फैसला नहीं है, अतः आप इससे बचिए और आप रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की कोशिश मत करिए। और इसके जगह पर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने नाना फडणवीस के साथ में एक ऑल्टरनेटिव समझौता कर लिया।
तो पहली संधि सूरत की संधि, फिर पुरंदर की संधि हो गई। और इसका नतीजा यह निकल कर आता है कि बंबई के गवर्नर ने गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो लंदन चला गया और लंदन जाकर उसने अपनी ओर से तमाम प्रकार का तथ्य और तर्क दिया, इस आधार पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन लंदन कन्विंस्ड हो गए कि बंबई के गवर्नर के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वही निर्णय कंपनी के इंटरेस्ट में है, और उसी के द्वारा रघुनाथ राव के साथ में किए जाने वाले समझौते को एक्सेप्टेंस मिला और गवर्नर जनरल के द्वारा नाना फडणवीस के साथ में किए गए समझौते को खारिज कर दिया गया और रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए कंपनी को युद्ध में शामिल होना पड़ा और इस रास्ते प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो आप देखो कि कैसे गवर्नर जनरल के खिलाफ खड़ा हो जाता है उसी का गवर्नर। एक जगह पे बेटा कई सारी संधियां होती हैं, तो ये जो 1665 की संधि कह रहे हो ना, वो 1665 की संधि हुई है शिवाजी के साथ में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में, वो अलग संधि है, ये अलग संधि है। दोनों संधियां सही हैं, लेकिन दो कालों में दो लोगों ने एक ही जगह पर संधि किया है, तो संधि का नामकरण हुआ है उस स्थान के आधार पर। तो एक जगह पर जो सामरिक महत्व का जगह है, राजनीतिक महत्व का जगह है, वहां अनेक संधियां हो सकती है ना, इसलिए। तो यहां देखो कि गवर्नर ने अवहेलना किया किसकी, गवर्नर जनरल की, तो यहां पर आपको कठिनाई समझ में आ गई। अब अगला मुद्दा देखो, गवर्नर जनरल को कमजोर करने के लिए एक और उपाय किया। वो क्या उपाय हुआ, बोला कि गवर्नर जनरल को भारत के इलाके को रूल करने का, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का राइट दे देते हैं, लेकिन उसे यह भी कह देते हैं कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हुए रेगुलेटिंग एक्ट के बुनियादी सिद्धांतों के अधीन ही रहिएगा। जैसे आज के डेट में आप देखोगे कि भारत के संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1973 ईस्वी में पेशवा नंद भारती नाम के एक केस में निर्णय करते हुए कहा था कि पार्लियामेंट के पास में भारत को लेकर लॉ बनाने का अधिकार है, इस संविधान में भी संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के बुनियादी सिद्धांतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसकी आत्मा से, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से आप खेल नहीं कर सकते, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और यदि आपने कोई ऐसा उपाय किया तो सुप्रीम कोर्ट आपके द्वारा किए गए उस कार्य को रोक देगा। इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियरी रिव्यू करेगा, दोबारा देखेगा आपके द्वारा बनाए गए विधान को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका यह विधान संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को तोड़ता हो, उसके खिलाफ हो। इसी से मिलता जुलता एक प्रोविजन आपको नजर आएगा रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसमें यह बात कही गई कि गवर्नर जनरल साहब, आप कोई भी विधान बनाओगे तो उस विधान को आप सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकृत करवाने भेज देना। पंजीकृत करवाने का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास में आप उस विधान का डॉक्यूमेंट भेजना, जब सुप्रीम कोर्ट पास कर दे कि हां यह विधान बनने योग्य है, तभी उसको विधि की मान्यता, रूल एंड रेगुलेशन की मान्यता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यदि कह दिया कि नहीं गवर्नर जनरल साहब, आपके द्वारा बनाए गए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस गलत हैं, आपके द्वारा बनाए गए ये नियम और विनियम गलत हैं, तो उसको वैधानिक मान्यता नहीं मिलेगी, उसको वैधानिक दर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट यदि पंजीकरण करने से मना कर दे और इस कारण विधि का निर्माण ना हो पाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बन पाए, तो इसका मतलब है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट को कुछ इसी तरह का अधिकार दिया गया है जो कि जुडिशियल रिव्यू से मिलता जुलता है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा किए जाने के पीछे का पर्पस उस समय सीमित था, बस इतना कि गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियों से संपन्न होने से रोका जाए। तो आपको यह बात समझ में आने को है कि एक हाथ से गवर्नर जनरल को शक्ति देने की कोशिश हो रही है ताकि केंद्रीकृत हो जाए, और दूसरे हाथ से और तीसरे हाथ से गवर्नर जनरल की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ऐसे तरीके से समझो कि गवर्नर जनरल के रास्ते केंद्रीयकरण की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ से देखो तो इन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इनके माध्यम से कमजोर भी करने की कोशिश हो रही है। और इधर देखो तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते भी इन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी पहली दफा ही हिंदुस्तान में शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मौलिक और दूरगामी कोशिश शुरू हुई है। कोशिश की जा रही है कि सारी की सारी ब्रिटिश ऊर्जा एकीकृत हो जाए, केंद्रीकृत हो जाए और शासन सुदृढ़ हो जाए। तो केंद्रीकरण करना अच्छी बात है, लेकिन केंद्रीकरण करने से डर लगता है कि गवर्नर जनरल महत्वाकांक्षी हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे हाथ से भारत ही निकल जाए, तो फिर उसके हाथ और पांव को शिकंजे में कस देने की कोशिश भी हो रही है। तो अब गौर करके देखो तो आपको पूरा का पूरा प्रावधान समझ में आ जाएगा। पहला प्रावधान ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सूचना देंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरा प्रावधान गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का गठन हुआ, जिसके अधीन आ जाएंगे मद्रास और बंबई के गवर्नर्स। उसके बाद
उनके सहयोग के लिए और उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक परिषद होगा। परिषद में कुल 4 सदस्य होंगे और डिसीजन कैसे लिया जाएगा ये समझो। अभी एक और सिकंजा है जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल का हाथ पांव बांधने की कोशिश हो रही है। उस परिषद के माध्यम से भी गवर्नर जनरल को कमजोर करने की कोशिश होती है। कैसे? 4 सदस्य हैं और एक गवर्नर जनरल है। निर्णय कैसे होगा? तो निर्णय के लिए कहा गया था कि बहुमत से फैसला होगा। बहुमत से फैसला होगा। बहुमत कैसे बनेगा? 3 और 2 का, क्योंकि ये 4 इधर हैं और एक इधर है, कुल 5 हो गए। जिनके पास में 3 आएगा उन्हीं के द्वारा रखे गए प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलेगा। यानी गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय, चाहे विधायी हो, चाहे कार्यकारी हो, चाहे न्यायिक हो, जितना भी अधिकार उनके पास में था शासन से संबंधित, युद्ध करने का है कि नहीं, संधि करना है कि नहीं, विस्तार करना है कि नहीं, कई सारे न्यायिक अधिकार इनके हाथ में थे, तो न्याय के तहत कौन सा फैसला होना चाहिए, और कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के अधिकार थे। तो इन तमाम मामलों से संबंधित कोई भी निर्णय यदि होना है तो वो सारा निर्णय कौन लेगा? वो सारा निर्णय गवर्नर जनरल नहीं लेता था। ऑफिशियल तरीके से कहा जाता है कि वो निर्णय होता था गवर्नर जनरल सब परिषद के माध्यम से, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी गवर्नर जनरल और उनका परिषद मिलकर फैसला करते थे। और परिषद के अंतर्गत 4 सदस्य थे और गवर्नर जनरल 5वें हो गए, तो कुल 5 मेंबर हो गए और फैसला बहुमत से होता था। अब इस 4 में से यदि 3 मेंबर चले गए गवर्नर जनरल साहब के अगेंस्ट, तो गवर्नर जनरल साहब का कोई भी निर्णय लागू नहीं हो पाएगा। यही समस्या है इस विधान में। ऐसी समस्या क्यों लाई गई है? तो इसलिए कि गवर्नर जनरल के ऊपर नियंत्रण रखना है। तो परिषद की समस्या समझ गए। अभी मैं समस्या के ऊपर बाद में आऊंगा, तत्काल आपको परिषद समझा रहा हूं कि प्रावधान समझ में आ जाए। उसके बाद फिर क्या है कि गवर्नर जनरल और गवर्नर की कहानी ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। इधर देखना है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इनके जजों की नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगी। यानी कि क्या गौर करने लायक बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट बना और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नर जनरल के अधीन नहीं है। हिंदुस्तान में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि शासन का जो प्रधान है उसके द्वारा न्यायपालिका के किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो रही हो। पहले क्या होता था कि जो भी हेड जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसके हाथ में था? तो किंग के हाथ में। और ये जो चीफ जस्टिस है उसके फैसले से यदि आप असहमत हैं तो आप राजा के पास अपील कर सकते हैं। राजा चाहे तो इन चीफ जस्टिस साहब को पद से हटा सकते हैं। तो राजा ही सही माने में न्याय का भी अंतिम अथॉरिटी होता था। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के काल में क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। गठन किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और कहा गया कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट, तुम्हारे जजों की नियुक्तियां भी ब्रिटिश सरकार करेगी। भारत के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल है, जो शासन का मुखिया है, तुम उसके अधीनस्थ नहीं हो। क्योंकि कई दफा गवर्नर जनरल के अगेंस्ट भी कोई केस यदि होगा तो उसकी सुनवाई भी तुम्हें करनी होगी। अतः गवर्नर जनरल के प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखा गया। यहां पर आपको एक नई शुरुआत नजर आएगी कि फर्स्ट टाइम जुडिशरी का एक बॉडी ऐसा बना जो कि कार्यपालिका के प्रधान के प्रभाव क्षेत्र से बाहर था। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? पहले अभी टॉपिक तो पढ़ो, पहले खत्म करने दो, फिर क्वेश्चन तो बता ही दूंगा। पहले टॉपिक खत्म कर लो, उसके बाद तब अगला मुद्दा है कि इन्हें ब्रिटिश लॉ के मुताबिक न्याय करना था। जब कोई भी जज साहब कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो कोर्ट में बैठे हुए हैं यदि, तो वो फैसला कैसे करेंगे? वो फैसला जब भी करेंगे तो स्वेच्छा से तो नहीं करेंगे। एक लॉ तो होगा ही, एक लॉ होगा जिसके मुताबिक फैसला होगा। और उस लॉ के मुताबिक जब फैसला करना है तो प्रश्न ये उठता है कि भारत में भी लॉ थे और ब्रिटेन में भी लॉ थे, तो सुप्रीम कोर्ट कौन से लॉ के मुताबिक निर्णय करेगा? आपको मैंने पीछे के क्लास में बताया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से ही जुडिशियल स्ट्रक्चर की शुरुआत हो गई थी। फिर कॉर्नवालिस ने उसको और ज्यादा सुदृढ़ कर दिया था, दीवानी का चाहे फौजदारी का। तो दीवानी और फौजदारी के वो सारे के सारे कोर्ट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आते, उन सबों के ऊपर भारतीय कानून ही लागू हो रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में यह नियम था कि वो इंडियन लॉ से नहीं चलेगा, वो ब्रिटिश लॉ से चलेगा। ब्रिटिश लॉ से चलेगा का मतलब यह कि मान लो कि एक केस है जिस केस में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, आरोप की सिद्धि यदि हो जाती है तो उसे सजा क्या मिलेगी? भारत के कानून में सजा कुछ और है और इंग्लैंड के कानून में सजा कुछ और है, तो उसे इंग्लैंड के कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, भारत के कानून के मुताबिक सजा नहीं मिलेगी। यही मामला हुआ कि ब्रिटिश कानून लागू होगा सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अलावा गवर्नर जनरल को अपनी बनाई हुई विधियों को पंजीकृत कराना पड़ेगा। कहां जाके? तो सुप्रीम कोर्ट में जाके। प्रावधान हमारे पूरे हो गए। थर्ड पॉइंट को फिर से समझा दीजिए। अभी आ रहा हूं बेटा, चिंता न कर। मैं एक बार में समझा ही कहां रहा हूं।
अभी आपने देख लिया कि कब आया, क्लियर है, कौन लाया, क्लियर है, क्यों लाया, क्लियर है, प्रावधान क्या है। अब प्रावधान को एकदम छोटे में लिखेंगे हम। प्रावधान क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या कहा गया? इंफॉर्मेशन। एक लाइन और छोटे, इंफॉर्मेशन, बस एक छोटा सा पॉइंट, इंफॉर्मेशन। तो पीछे कहानी पूरी समझा चुका हूं, तो याद ही होगा कि किसको कहा गया था कि इंफॉर्मेशन देते रहना और क्यों कहा गया था कि इंफॉर्मेशन देते रहना। दूसरा, केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण, इसके लिए चाहो तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का गठन, ये भी लिख सकते हो। एकदम संक्षेप में चाहो तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इतना ही लिख दोगे, कहानी बन जाएगी। तीसरा है गवर्नर, गवर्नर्स को शक्ति और गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल के परिषद की शक्ति, परिषद का अधिकार, और इधर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। अब ये चार बिंदु समझ गए तो कुल मिलाकर समझो कि प्रावधान समझ गए। अभी रुको, अभी एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले पूरा समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। जब मैं एक्ट खत्म घोषित कर दूं उसके बाद सवाल पूछोगे तो आपको पूछने में दिक्कत नहीं, मुझे बताने में दिक्कत नहीं। लेट मी कंप्लीट द टॉपिक फर्स्ट। क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूं क्रम में और तुम पूछ देते हो आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन का उत्तर देने लगूंगा तो भटक जाएगा मामला। तो सिंपल क्रम में चलते हैं, कब मालूम है, कौन मालूम है, क्यों मालूम है, प्रावधान मालूम है। अब अगला मुद्दा है कि प्रावधान का क्रियान्वयन कैसे हुआ, क्रियान्वयन कैसे हुआ। क्रियान्वयन कैसे हुआ में कहते हैं कि यह समस्याग्रस्त हो, समस्याग्रस्त, समस्याग्रस्त एवं विफल। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का क्रियान्वयन किया गया तो यह क्रियान्वयन समस्याग्रस्त हो गया, यह विफल हो गया। कैसे विफल विफल हो गया? तो सबसे पहला पॉइंट, इंफॉर्मेशन दिया गया क्या? नो, मैंने कल बताया था ना, इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, इंफॉर्मेशन वाज नॉट गिव। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई अधिकारी नहीं रखा, क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई अधिकारी नहीं रखा, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन नहीं मिला। इस मोर्चे पर क्या हुआ? तो प्रावधान विफल हो गया। अब दूसरा मोर्चा देखते हैं। केंद्रीयकरण करने के लिए गवर्नर जनरल साहब को मद्रास और बंबई के गवर्नरों के ऊपर वरीयता दे दी गई, लेकिन क्या इनकी वरीयता व्यवहार में लागू हो पाई क्या? नो। क्यों नहीं लागू हो पाई? क्योंकि गवर्नरों को सामरिक स्थिति में निर्णय की स्वतंत्रता दे दी गई और उन्हें इंग्लैंड के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाकर गवर्नर जनरल के खिलाफ वैकल्पिक आदेश लेने का मौका दे दिया गया। प्रमाण के तौर पर क्या बताया था आपको? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का उदाहरण। तो यह वाला भी विफल हो गया। अब इधर देखें कि गवर्नर जनरल को उसके परिषद ने भी परेशान कर दिया। 4+1 में 3:2 के मेजोरिटी से निर्णय निकलना था। 3 सदस्य परिषद में ऐसे थे जो लगातार गवर्नर जनरल का विरोध करते रहे और इस वजह से गवर्नर जनरल कभी कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पाता था और इसका नतीजा निकलकर आया कि गवर्नर जनरल निष्प्राण हो गया, अशक्त हो गया, दुर्बल होने लगा, निस्तेज होने लगा, निष्क्रिय होने लगा, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति आ गई, डिसीजन मेकिंग में विकलांगता की स्थिति आ गई। तो यह भी फेल हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट का मामला देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में यह कहानी हुई कि गवर्नर जनरल का यह ख्याल था, इसे मिटाता हूं, गवर्नर जनरल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का एक
तनावपूर्ण संबंध उभर कर आया। फिर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया का एक तनावपूर्ण मामला उभर कर आ गया। कैसे तनाव उभरा सो समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का गठन हुआ था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास का भी गठन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंबई का भी गठन हुआ है। तो उसे आप उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मत समझना। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास भी बना था बाद में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंबई भी बना था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वर्सेस गवर्नर जनरल के बीच में टकराव हुआ। टकराव का क्या मामला था? गवर्नर जनरल कहता था कि श्रीमान सुप्रीम कोर्ट और श्रीमान जज महोदय, आप कलकत्ता शहर के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करिए। कलकत्ता शहर से संबंधित जो भी मुकदमे होंगे, उन मुकदमों का अंतिम निर्णायक आप होइएगा। लेकिन कलकत्ता शहर से बाहर का कोई यदि मामला आ जाए तो उस मामले में आपका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह इंटरप्रिटेशन था कि कलकत्ता बंगाल का कैपिटल है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का मतलब है पूरे बंगाल का सुप्रीम कोर्ट हमें। और इस बात को लेकर क्लैरिटी की कमी उस एक्ट में ही थी। जब एक्ट में क्लैरिटी की कमी होती है तभी ना अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस होते हैं। तो क्लैरिटी की कमी एक्ट में थी, इसलिए अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस हो रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ही नहीं, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल हैं। और गवर्नर जनरल कह रहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता हैं। इसी को लेकर टकराव हो गया था। अब इसके टकराव के तहत कौन कौन से मुकदमे आए, मैं मुकदमों की आपको नहीं लेके जाना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, मतलब इंटरेस्टिंग है, लेकिन परीक्षा में लिखने का मौका नहीं मिलेगा आपको। कोसीजूरा एक जगह है, वहां के एक जमींदार साहब हुआ करते थे। जमींदार साहब के साथ में यह मामला हुआ कि उनके ऊपर किसानों ने मुकदमा कर दिया। और किसान के मुकदमा के साथ में खास बात यह है कि किसान मुकदमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया। कोसीजूरा कलकत्ता से बाहर के इलाके में पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोसीजूरा के जमींदार के पास सम्मन भेज दिया कि आओ हमारे कोर्ट में हाजिर हो जाओ, अपना पक्ष रखो। कोसीजूरा का जो जमींदार था, उसको यह मालूम था कि यदि सुप्रीम कोर्ट में हमारे ऊपर केस चलेगा तो उसका कानून ज्यादा कड़ा है हमारे ख्याल से। तो वह गवर्नर जनरल के पास पहुंच गया और उसने बोला कि कोसीजूरा तो कलकत्ता से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको सम्मन क्यों भेजा? हमारे खिलाफ यदि कोई केस बनता भी है तो वह जिला स्तर के दीवानी कोर्ट में चले, या उसके आगे भी अपील करना है तो प्रांतीय दीवानी में जाए, उसके आगे भी किसी को अपील करना है तो गवर्नर जनरल के कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप तो हमारे मामले में होना गैरकानूनी है। जमींदार साहब के इस कंप्लेन को गवर्नर जनरल ने सही मान लिया, क्योंकि जब गवर्नर जनरल साहब खुद ही कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट महोदय आप कलकत्ता से बाहर के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा, तो गवर्नर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश भेज दिया, कोसीजूरा के मामले से आप अलग रहिए। ऐसा यदि आपने आगे किया तो इसे हम रेगुलेटिंग एक्ट का उल्लंघन मानेंगे। और इस तरह का निर्देश लेकर एक कागज भेजा सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने कागज भेजने वाले की गिरफ्तारी करा दी। अब कहानी क्या हो गई कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में टकराव की घड़ी आ गई। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कह सकते हैं। इसी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का समाधान निकालने के लिए 1781 ईस्वी में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसकी चर्चा कल आप लोग पूछ रहे थे। अभी उस पर रुकिए, अमेंडमेंट एक्ट की ओर हम जाएंगे, पहले समस्या समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नर जनरल में क्या समस्या आई सो समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति आ गई और यह क्राइसिस तब भी उपजता रहता था जबकि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को पंजीकृत करने से मना कर देता था। तो टकराव की स्थिति बनी हुई थी। एक्ट लाया जाता है संचालन के लिए, और यह एक्ट काम कैसा कर रहा था? व्यवस्था को निष्क्रिय बनाने के लिए। तो इस तरीके से इसका क्रियान्वयन पक्ष कैसा रहा? मैंने कहा विफल रहा। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखो कि सुप्रीम कोर्ट और पीपल ऑफ इंडिया में क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट और पीपल ऑफ इंडिया में दिक्कत यह है कि उस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स करप्ट आदमी था। उसने अवध के बेगम लोगों को प्रेशराइज करके उनसे खूब सारे धन की अवैध वसूली किया था, और इस वजह से उसके ऊपर मुकदमा चलाने की बात होने लगी, इंपीचमेंट तक आ गया। लेकिन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को यह बात समझ में आ रही थी कि हम पर अवध के बेगमों से अवैध वसूली करने का आरोप किसने लगाया है? तो आरोप लगाने वाले का नाम था नंद कुमार। नंद कुमार नाम का एक व्यक्ति था। तो इन्होंने यह सोचा कि यदि हम नंद कुमार को ही फर्जी घोषित कर दें तो क्या होगा।
यदि नंद कुमार को फर्जी घोषित कर देंगे तो क्या होगा? हम पर आरोप लगाने वाला यदि फ्रॉड हो गया, चीट हो गया, फर्जी हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम पर लगाया गया आरोप हल्का हो जाएगा और यह हमारे केस में बरी होने में हमारी सहायता करेगा। इसीलिए नंद कुमार के ऊपर फौर्जरी का आरोप लगाया गया, फौर्जरी का, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। फौर्जरी का आरोप लगाने के बाद अगला मामला यह है कि कोर्ट में उसे दोषी सिद्ध कर दिया गया, दोषी सिद्ध कर दिया गया। दोषी सिद्ध करने के बाद उसको मृत्युदंड दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्युदंड क्यों दे दिया गया? क्योंकि उस समय इंग्लैंड के कानून के मुताबिक फौर्जरी करने वालों के लिए बतौर सजा मृत्युदंड का ही प्रावधान था। और जब मृत्युदंड का प्रावधान है और भारत के कानून को देखो तो उस कानून के मुताबिक फौर्जरी करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था। ब्रिटिश कानून ज्यादा क्रूर था उस समय। ऐसे में पूरे भारत में जहां जहां तक इस मुकदमे की खबर गई थी वहां वहां तक एक हड़कंप का माहौल पैदा हो गया कि यह कैसा कोर्ट है कि फौर्जरी के लिए भी फांसी लगा देता है। तो भारत की जनता के बीच में भी सुप्रीम कोर्ट के लिए असंतुष्टि का भाव था और गवर्नर जनरल भी उससे नाराज चल रहा था। इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए 1781 में वह अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत क्या बातें कही गई अब उसकी चर्चा करेंगे। तत्काल आपके सामने क्या बात कही गई? एक्ट कब लाया गया? एक्ट कौन लाया? एक्ट क्यों लाया? और एक्ट के प्रावधान क्या है? इंफॉर्मेशन, गवर्नर जनरल, परिषद और सुप्रीम कोर्ट। कुल मिलाकर 4 तत्व। तब है कि एक्ट के साथ समस्याएं क्या हुई? समस्याएं क्या हुई? समस्या यह हुई कि सूचना नहीं दी गई। और क्या समस्या हुई? गवर्नर्स वर्सेस गवर्नर जनरल की स्थिति आ गई। और क्या समस्या हुई? परिषद गवर्नर जनरल के विरुद्ध रहा, परिषद गवर्नर जनरल के विरुद्ध रहा और गवर्नर जनरल निष्क्रिय हो गया। अगली समस्या क्या हुई? गवर्नर जनरल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो गया। इससे क्या हुआ? संवैधानिक संकट। और क्या हुआ? गवर्नर जनरल निष्प्राण हो गया। संवैधानिक संकट तो हुआ इस बात पे ना कि सुप्रीम कोर्ट कहता था कि हम पूरे बंगाल के सुप्रीम कोर्ट हैं और ये कहता था कि तुम कलकत्ता के हो। पर गवर्नर जनरल निष्प्राण कैसे हुआ कि गवर्नर जनरल कोई विधान बनाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको पंजीकृत करने से मना कर दे, तो निष्प्राण हो गया। और फिर क्या हुआ? इसी डी में दूसरे के तहत कि सुप्रीम कोर्ट से जनता भी घबरा गई, जनता भी घबरा गई। ये मामला हो गया। अब इसके बाद समस्याएं तो हो गई, समस्या हुई तो समाधान भी तो कुछ होगा। ऐसा तो है नहीं कि समस्या आ गई तो फिर अब समस्या बनी ही रहेगी। समस्या आई है तो समस्या का समाधान होगा। समाधान क्या हुआ? तो संशोधनात्मक एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। संशोधनात्मक एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट, यह है समस्या का समाधान। संशोधनात्मक एक्ट के तहत कौन सी बात कही गई? संशोधनात्मक एक्ट के तहत क्या बात कही गई? अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या बात कही गई? नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट होगा। और क्या बात कही गई? गवर्नर जनरल के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जो पंजीकरण वाला मामला था ना, ये पे खत्म हो गया। पंजीकरण कराने की जो अनिवार्यता थी उसे खत्म कर दी गई। और क्या कहा गया?
भारतीय विधियों आदि का भी ध्यान रखकर फैसला करे। भारतीय विधियों का भी ध्यान रखकर फैसला करे। जैसे नंद कुमार को फांसी चढ़ा दिया गया, इससे जो असंतुष्टि और डर पैदा हुआ, उनका समाधान खोजने के लिए। तो ये बात हो गई। अब देखो कि समस्या के समाधान के तहत दूसरा क्या समाधान है? फिट्स इंडिया एक्ट। फिट्स इंडिया एक्ट की ओर जाने के ठीक पहले मैं आपको यह बताऊं कि रेगुलेटिंग एक्ट का मामला अपना पूरा हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक एडिशनल फैक्ट आपको जानना है। एक होगा लॉर्ड इम्पे नाम का व्यक्ति। लॉर्ड इम्पे वो कौन था? तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। लॉर्ड इम्पे वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका नाम क्यों उल्लेखनीय है सो समझिए कि लॉर्ड इम्पे ही वो चीफ जस्टिस था जिसने कि नंद कुमार को फांसी दिया था, इसलिए उसका नाम काफी ज्यादा इतिहास में चर्चित हो गया है। एक दूसरा है कोसी जुरा वाला मामला। तो कोसी जुरा और नंद कुमार के मुकदमे को लेकर पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में तो नहीं आएगा कभी भी। मैं जब लॉ पढ़ रहा था तो उस दौर में हम लोग हिस्ट्री में इसको पढ़े भी नहीं ज्यादा। इतिहास की किताबों में मैंने जब भी पढ़ाई किया तो मैंने नंद कुमार का मुकदमा या कोसी जुरा का मुकदमा का सिर्फ उल्लेख पढ़ा। काफी जो डिटेल की किताबें हैं वहां भी मैंने इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ उल्लेख ही पढ़ा था। जब मैं लॉ पढ़ रहा था तो मैंने इन सारे केसेस का डिटेल पढ़ा। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि कोसी जुरा और नंद कुमार के मुकदमे को लेकर आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो पीटी पूछा जाएगा, और वो ये कि कोसी जुरा के मुकदमा का संबंध किससे है? तो रेगुलेटिंग एक्ट से। नंद कुमार के केस का संबंध किससे है? रेगुलेटिंग एक्ट से। 4 एक्ट दे देगा, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1893 का एक्ट, 33 का एक्ट, 1793 का एक्ट, इनमें से कोई भी एक्ट दे देगा, आपको चुनना होगा कि यह रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। अगला मुद्दा यह है कि पीटी के एग्जाम में और क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो यह कि एक्ट किसने बनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑलरेडी बता चुका। अगला पॉइंट यह है कि एक्ट के निर्माण के लिए तात्कालिक कौन सा कारण था? यह आपको मालूम है। मूल कारण क्या था वो मालूम है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तब है एक्ट के प्रावधान क्या है? एक्ट के प्रावधान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किया गया था? तो 3 बिंदु मैंने लिखवा दिया था और कहा था कि इंफॉर्मेशन वाला बिंदु ही मूल है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान के ऊपर लागू होने वाले जो मामले हैं वो 3 है मूल रूप से। एक है गवर्नर जनरल के पद का सृजन, दूसरा है उसके परिषद का सृजन, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट का सृजन। इन 3 बिंदुओं को लेकर जो आपने बुनियादी समझ बना लिया उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तब फिर है इस एक्ट के क्रियान्वयन में क्या समस्याएं आई थी? तो समस्या के तहत देखेंगे वही की सूचना दी नहीं गई, ये आपके ऑप्शन में रह सकता है। और भारत को लेकर जो 3 मामले थे, गवर्नर जनरल को गवर्नर के ऊपर वरीयता दी गई लेकिन गवर्नरों ने उनको परेशान कर दिया। फिर गवर्नर जनरल के लिए परिषद बनाया गया लेकिन परिषद के सदस्यों ने गवर्नर जनरल के साथ में असहयोग किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नर जनरल को परेशान किया और उसने तो देश की जनता को भी खौफ जता कर दिया। तो फिर इसके लिए क्या समाधान आया? तो बतौर समाधान यह आया कि एक अमेंडमेंट एक्ट लाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैदा की गई समस्या का तत्काल समाधान खोज दिया गया। और फिर अगला पार्लियामेंट्री एक्ट 1784 का आया, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से समाधान यह निकाला गया कि गवर्नर जनरल को यह कह दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से यह समाधान निकाला गया कि सूचना दे दीजिएगा आज के बाद, क्योंकि सूचना लेने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक बॉडी का गठन कर दिया जा रहा है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है। पहले विधान में कंट्रोल का उपाय था लेकिन कंट्रोल को इंश्योर करने का तंत्र नहीं था, मैकेनिज्म नहीं था। अब मैकेनिज्म बना के उसको इंश्योर कर दिया गया। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा यह है कि गवर्नर जनरल आज के बाद गवर्नरों के ऊपर सभी प्रकार का निरीक्षण, परीक्षण और अधीक्षण के अधिकार से संपन्न होंगे। मनीष, क्या सिलेबस का पीडीएफ देने का कृपा करें सर। बेटा मैंने भिजवा दिया है इसका वाला, तो अभी तो ऑफिस में बात करना। सर समस्या में परिषद का पॉइंट एक बार रिपीट कर दें तो 4 में से 3 सदस्य वाला क्या मामला था? हमसे लिखने में छूट गया। कोई बात नहीं बेटा, अभी करते हैं, अभी रुक जा, फिर से सुन ले, करते हैं। तो और क्या था? रुचि जैन, क्या बेटा? पंजीकरण का मतलब, पंजीकरण को अंग्रेजी में इसे कहो रजिस्ट्रेशन करना होता है। माने जाके वहां अपने विधि के कागज को जमा करो, जमा करके उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज का मोहर ले लो। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने उसको फाइनली पास कर दिया कि हां आज के बाद यह विधि के रूप में मान्यता हो जाएगा और विधि के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पंजीकरण का मतलब हुआ उनकी सहमति ले लेना, उनका मोहर लगवा लेना। ऐसे समझो कि जैसे आज के डेट में पार्लियामेंट जब कोई एक्ट का निर्माण करता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति का मोहर होता है। राष्ट्रपति के मोहर से मिलता जुलता समझ लो कि वहां जाकर सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करना पड़ेगा। आज के डेट में हिंदुस्तान में पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाए
और जुडिशरी यदि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वायोलेटिव मान ले तो वो अपनी ओर से हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन सरकार को कम से कम लॉ बनाने के लिए जुडिशरी के पास जाके पंजीकरण नहीं कराना पड़ता है। उस समय पंजीकरण कराना पड़ता था। राजवर्धन बाबू क्या लिखे हैं? सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। अच्छा ठीक है बेटा, हो जाएंगे। मैं तो चूंकि पूरा लिखवा चुका हूं इसको, इसलिए अभी किनारे में नहीं था। तो मैं आपको यह बता रहा था कि चूंकि अभी जितनी बातें आपने पूछा मैंने समाधान दे दिया। अब मैं जा रहा हूं फिट्स इंडिया एक्ट की ओर। तो फिट्स इंडिया एक्ट की ओर जा रहा हूं, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, इसे तो मिटाना है अब, बल्कि मिटा ही देता हूं। फिट्स इंडिया एक्ट की ओर जा रहे हैं। फिट्स इंडिया एक्ट की मैंने बताया था, पिट्स इंडिया एक्ट माने पिट का इंडिया संबंधी एक्ट। पिट माने विलियम पिट। विलियम पिट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। तो विलियम पिट ने इंडिया से संबंधित जो एक्ट बनाया था यही है। तो विलियम पिट ने इंडिया से संबंधित जो एक्ट बनाया उसमें कौन सी बात कही गई? उसमें बात यह कही गई कि सूचना देने के लिए, सूचना लेने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो क्या करेगा? आपसे सूचनाएं मांगता रहेगा, आप सूचना देते रहिएगा। इसके बाद फिर दूसरा मामला क्या है कि गवर्नर जनरल अब आपके मामलों में अधीक्षण, निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और गवर्नर जनरल को निर्णायक मताधिकार, गवर्नर जनरल को बराबरी की स्थिति में निर्णायक मताधिकार दिया गया। बस ये 3 बिंदु हैं और इसी के रास्ते आपको फिट्स इंडिया एक्ट समझना है। नहीं सर व्हाइट ठीक था, वही व्हाइट ही रखूंगा, अभी चिंता न करो। मैं थोड़ा सा प्रयोग बात किया, व्हाइट ही रखूंगा, डोंट वरी। मैं अभी बोल रहा हूं तो आप सुन लोगे। अभी आपको मैंने क्या टॉपिक पढ़ाया कि हमारा टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया यह एक्ट? 1784 में। कौन लाया? तो नो प्रॉब्लम, फिर वही ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब है कि यह एक्ट क्यों आया? तो क्यों आया का उत्तर बहुत सीधा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फेल हुआ था। फेलियर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट की विफलता के समाधान के लिए एक अल्टरनेटिव एक्ट की जरूरत थी। तो ऐसे में अब इस विषय को लेकर कोई कठिनाई आपके सामने नहीं होनी चाहिए। एक्ट कब क्लियर है, कौन लाया क्लियर है, क्यों लाया? इसलिए लाया ताकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो प्रावधान किए गए थे वो चूंकि लागू नहीं हो पाए ठीक से, उनके क्रियान्वयन की समस्याएं थी, तो उनका निराकरण निकालना जरूरी था। इसी उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया। अब इसके एक्ट में क्या प्रावधान है? एक प्रावधान यह है कि सूचना मांगने के लिए एक बॉडी का गठन कर दिया गया जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करना है, किसको करना है कंट्रोल? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट किसको कंट्रोल करना चाहती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोलर है, कंट्रोल करेगी किसको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी पर शिकंजा कसने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल करने हेतु एक निकाय का गठन किया जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य वगैरह होते थे। अब अगला मुद्दा हो गया कि गवर्नर जनरल, अब आज के बाद जो गवर्नर साहब लोग थे बॉम्बे के और मद्रास के, इनके अब वो अधीक्षक होंगे, माने सुप्रिंटेंडेंट हो जाएंगे।
उनके मामलों में वो निरीक्षण कर सकते हैं, माने इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उनके तमाम कागजात की वो जांच कर सकते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य जितने भी हैं उनके सारे दस्तावेज आदि को वो एग्जामिन कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस, 3 तरीके के अधिकार आ गए। और इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि गवर्नर साहब लोग अब गवर्नर जनरल साहब के प्रभावशाली नियंत्रण के अधीन आ गए। तो समाधान इस हद तक निकल गया। और तब इधर देखते हैं परिषद ने जैसे परेशान करके रखा था गवर्नर जनरल को, उसके समाधान के लिए कहा गया कि 4 के जगह पर 4 + 1 की जगह पर अब हो गया 3 + 1। 4 + 1 करोगे तो क्या हुआ 5। तो इसका बहुमत का फिगर क्या आएगा 3 + 3 and 2 का। इधर करोगे तो क्या आएगा 4। और 4 में क्या होगा मामला 2 2 टाई हो सकता है। 5 में कभी टाई नहीं होगा, 5 में कभी टाई नहीं होगा, 4 में टाई हो सकता है, 4 में टाई हो सकता है। तो कहा गया कि यदि टाई हो जाए तो क्या होगा, तो गवर्नर जनरल जिस पलड़े में बैठा होगा वह पलड़ा भारी हो जाएगा। गवर्नर जनरल के मत को उस स्थिति में जबकि मत की बराबरी की स्थिति आ गई हो तो उसके मत को 2 मत के रूप में गिना जाए, यानी उसके मत को निर्णायक मत गिना जाए। तो मान लो कि परिषद के 2 सदस्य एक तरफ हैं, 3 थे ना, परिषद के 2 सदस्य एक तरफ हैं और एक मेंबर गवर्नर जनरल के साथ है, तो यहां 2 हो जाएंगे। गवर्नर जनरल के साथ में यदि एक भी मेंबर है तो गवर्नर जनरल जिस पलड़े में बैठा हुआ है वही पलड़ा निर्णायक हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, क्या गवर्नर जनरल को स्वेच्छाचारी तरीके से अपनी मर्जी से फैसला करने का अधिकार मिला? नहीं। अभी भी गवर्नर जनरल को कम से कम परिषद के 3 में से एक सदस्य का समर्थन जुटाना पड़ेगा, किंतु बावजूद इसके पहले वाली स्थिति की तुलना में इनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो गई है। आगे चलकर देखोगे तो यह कहानी आई कि गवर्नर जनरल को कह दिया गया कि तुम अपनी मर्जी से फैसले करो, परिषद के सदस्य का काम सिर्फ तुम्हारा सहयोग करने का है, तुम्हारी सहायता के लिए वह काम करेंगे, तुम पर नियंत्रण रखने में उनकी कोई भूमिका नहीं हो। जैसे जैसे गवर्नर जनरल के बारे में हिंदुस्तान की सरकार, इंग्लैंड की सरकार आश्वस्त होती गई, इसके प्रति लोगों का मन जो पहले डरा हुआ था वह डर जैसे जैसे दूर होता गया, वैसे वैसे इनके अधिकारों को वो बढ़ाते चले, वैसे वैसे इनके ऊपर जैसे जैसे शिकंजे इन्होंने डाल रखे थे उन शिकंजों को ढीला कर दिया। जैसे जैसे शिकंजे ढीले हुए वैसे वैसे गवर्नर जनरल निर्णय लेने की स्थिति में आ गया, निष्प्राण से सप्राण हो गया, महाप्राण हो गया। वैसे वैसे गवर्नर जनरल भारत में शासन के ऐसे प्रधान की तरह हो गया कि फिर वह हिंदुस्तान के शासन का संपूर्ण संचालक बन बैठा। सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा था, उस शिकंजे को तो 1781 में ही खत्म कर दिया। गवर्नर जनरल के परिषद ने शिकंजा कसा था, उस शिकंजे को 1784 में कुछ हद तक ढीला किया गया और 1793 तक आते आते यह कह दिया गया कि गवर्नर जनरल आज के बाद अपनी मर्जी से फैसले करेंगे और परिषद के सदस्य लोग सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी हो जाएंगे। तो परिषद भी वहां निष्प्राण हो गई। रही बात गवर्नर साहब की, तो गवर्नर साहब को गवर्नर जनरल के प्रभावशाली नियंत्रण के अधीन तो बहुत हद तक 1784 में ही डाल दिया गया था। जब 1833 का एक्ट आया तो उस 33 के एक्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी गई कि पूरे हिंदुस्तान के लिए विधि निर्माण का काम गवर्नर जनरल करेगा। उस एक्ट के पहले तक स्थिति यह थी कि तमाम गवर्नर लोग अपने अपने इलाके के लिए वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, जैसे कि बंगाल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे बंगाल के गवर्नर, वही गवर्नर जो गवर्नर जनरल भी कहलाते थे। तो कहलाते थे वह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए कानून बनाते थे। मद्रास और बंबई का कानून मद्रास और बंबई के गवर्नर बनाते थे। 1833 में जो एक्ट आया उस एक्ट में कह दिया गया कि गवर्नर जनरल अब आज से पूरे भारत का कानून बनाएगा और इसीलिए अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहा। इस तरीके से आपकी ये कहानी क्लियर हो गई। मैंने उस समय नहीं बताया था इसलिए क्योंकि बताने का सही समय यह था। 1784 का एक्ट आपका पूरा हो गया। 1784 के एक्ट के खत्म होने के बाद में हाँ क्या है बेटा किसका सर, इन एक्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट कौन सा है? मैंने कहा रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 का एक्ट। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि परिषद के बारे में क्या था, तो मैंने बताया था ना कि पहले 4 थे, अब इसमें से 3 कर दिए गए थे, तो समझ में आ गई होगी बात। फिर राहुल हो गया, हाँ फिर से क्लियर हुआ सर, पहली बार क्लियर हुआ, ठीक है बहुत बढ़िया। और ठीक है सर, आज कम समझ, क्या समझ में दिक्कत आई बेटा? सो बताओ सर, आज कम समझ में आ रहा है, क्या करें बताओ, कहाँ समझ में दिक्कत आई है? मैं अभी रिवाइज करूंगा तो बात क्लियर हो जाएगी, उसमें भी चिंता न करो। अभी रिवाइज करूंगा तो बातें क्लियर हो जाएगी। और थोड़ा सा रिवाइज करना तुम भी जाके प्रावधानों को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने आपको पढ़ाया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट जो है उसके लिए बताया था कि कब आया, तो तमाम एक्ट हैं उनके अलग अलग डेट हैं। कौन ला रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट ला रही है।
क्यों ला रही है? मैंने आपको उसके 3 ठोस कारण बता दिए थे, जिससे कि उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। भारत के शासन को संचालित करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना और इंग्लैंड के लोगों के हितों की पूर्ति करना। इसके अलावा कोई एक्ट जब आता है, पर्टिकुलर कोई एक्ट जब आता है, तो उस एक्ट को उस समय ही लाने का एक तात्कालिक कारण भी होता है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 में लाने का तात्कालिक कारण यह था कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक संकट में थी और इंग्लैंड की संसद और सरकार से उन्होंने ऋण की मांग किया था। तो सरकार ने इसी विषय पर विचार करते हुए उनको रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट भी बना दी। मैंने बताया था कि मूल उद्देश्य की खोज करोगे तो पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल तो करना ही था इंग्लैंड की सरकार को, यानी इंग्लैंड की सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल तो बढ़ाना ही था। आज नकल बढ़ाने के लिए कुछ करती जरूर वहां की सरकार, वहां की संसद। 1773 में ही एक्ट बना दिया कि तात्कालिक परिस्थिति ऐसी आ गई कि कंपनी वाले पहुंचे थे ऋण मांगने के। फिर मैंने कहा कि 1773 के एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान थे। प्रावधान में 4 बिंदु। एक, इंग्लैंड की कंपनी के ऊपर शिकंजा कसने के लिए कहा गया कि तुम अपने द्वारा अपनाई गई नीतियों और उठाए गए कदमों के बारे में हमको सूचना दे देना। नंबर 2, भारत के शासन को केंद्रीकृत करने के लिए कहा गया कि एक गवर्नर जनरल होगा जो मद्रास और बंबई के ऊपर भी अपना प्रभाव रखेगा। नंबर 3, यह बात कही गई कि गवर्नर जनरल को एक परिषद के सहयोग से मिलकर शासन चलाना है। परिषद की सहमति लेना जरूरी है, निर्णय बहुमत से होगा। परिषद में कुल 4 सदस्य थे, 5वां गवर्नर जनरल है, तो 3 और 2 से निर्णय होना तय हुआ। उसके बाद बात कही गई है कि गवर्नर जनरल के अलग एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इंग्लैंड का कानून लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियां इंग्लैंड की सरकार के द्वारा होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास जाके गवर्नर जनरल को अपने द्वारा बनाई गई विधियों का पंजीकरण कराना होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल बंगाल में शासन कर रहा है तो विधि तो बनाएगा वहां के शासन के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट में तो मोटा मोटी गाइडेंस मात्र है, उतने से तो काम नहीं चलेगा, तमाम प्रकार की विधियों का निर्माण करना पड़ेगा। उनकी विधियां सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होनी चाहिए, यही बातें कही गई। फिर हमने कहा कि इसका जब क्रियान्वयन हुआ तो तमाम तरह की समस्याएं आ गई। समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इंग्लैंड की सरकार को भारत संबंधी अपनी नीतियों के बारे में सूचना नहीं दिया, और इंग्लैंड की सरकार की ओर से सूचना लेने के लिए भी किसी ने कोई उपाय नहीं किया, क्योंकि सूचना लेने हेतु किसी बॉडी का गठन नहीं हुआ था उस एक्ट में। फिर मैंने कहा कि गवर्नर, भारत में जगह देखो तो गवर्नर ने गवर्नर जनरल की फजीहत कर दी। फिर मैंने कहा कि परिषद के सदस्यों ने गवर्नर जनरल की फजीहत कर दी। फिर मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल की फजीहत कर दी, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए फैसले से देश की जनता भी घबराई हुई थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए 2 उपाय किए गए। 1781 का एक अमेंडमेंट एक्ट, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की समस्या का निदान निकाल दिया गया। यह कह दिया गया कि श्रीमान सुप्रीम कोर्ट आप कलकत्ता तक सीमित रहिएगा, और दूसरी बात कि आप भारत के मामले में भी, दूसरी बात यह कि गवर्नर जनरल के मामले में आप हस्तक्षेप नहीं करिएगा। तीसरी बात यह कि भारतीय कानून का भी ख्याल रखिएगा जब कोई निर्णय करते हैं तो। इसके बाद दूसरा समाधान आया 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में। इस एक्ट में क्या बात कही गई? यह कि आप सूचना नहीं दिए थे पिछली बार, इस बार सूचना लेने के लिए हम एक बोर्ड बना देते हैं जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरी बात यह कि गवर्नर जनरल के परिषद में अब 4 की जगह पर 3 सदस्य हो गए, और उसके बाद फिर गवर्नर जनरल को गवर्नरों के ऊपर निरीक्षण, अधीक्षण, परीक्षण का अधिकार दे दिया गया। इस तरीके से समाधान निकल गया। अब इसको दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, चीजें याद हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि 100% याद हो गया होगा, लेकिन यदि किसी को दिक्कत है तो आप उसको दोबारा कर लेना। अब आपके सामने में आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट का मतलब है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र कुल कितने थे? 1793, 1813, 1833, 1853। अब हम चलते हैं 1793 की ओर। 1793 की ओर चलकर देखें तो अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कब आया, तो 93 का एक्ट ही पढ़ रहे हैं तो कब क्या पढ़ेंगे, तो यही वाली बात हो जाएगी, तेरा नाम क्या है बसंती टाइप से। तो और कौन लाया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है, ये तो सब कुछ हो ही गया। और क्यों लाया? तो अब इसे देखते हैं कि ब्रिटिश समाज, राजनीति में बहुत लोग यह कह रहे थे, क्यों लाया गया, इसका जवाब दे रहा हूं। तो ब्रिटिश समाज और राजनीति में बहुत लोग यह कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो। डिमांड किया जा रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बहुत लोगों के द्वारा, और सोसाइटी में यह पॉपुलर होता जा रहा था डिमांड की ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो जानी चाहिए। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि गवर्नर जनरल को ज्यादा अधिकार संपन्न बनाना था। ज्यादा अधिकार संपन्न बनाना था, ये 2 उद्देश्य थे। ज्यादा अधिकार संपन्न बनाना था का मतलब ऐसे समझिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया था भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनके, तो वह एक शर्त पे आया था
एक शर्त पे आने का मतलब यह हुआ कि वो बहुत हाई प्रोफाइल आदमी था, वह इंग्लैंड की सेना का एक बहुत ही वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हुआ करता था और बहुत योग्य माना जाता था, ईमानदार आदमी था। तो ऐसी स्थिति में भारत में इसके पहले कंपनी के जितने अधिकारी थे उन लोगों की तुलना में इसका कद बहुत बड़ा दिखता है। लॉर्ड क्लाइव गवर्नर के पद तक पहुंच गया था लेकिन पहले तो क्लर्क था। वॉरेन हेस्टिंग्स भी गवर्नर जनरल के पोस्ट तक पहुंच गया था लेकिन पहले तो क्लर्क था। और ये सैन्य विभाग का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, सीनियर मोस्ट अधिकारी था, और वो आ रहा था गवर्नर जनरल बनके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और हमारे यहाँ गवर्नर जनरल का पोस्ट संभालिए, और उसने कहा कि हम एक शर्त पर जाएंगे। नंबर एक यह कि हमको परिषद के सदस्यों की सहमति लेकर काम करने की मजबूरी न रहे। हम परिषद के सदस्यों की सहमति से काम करें, इस मजबूरी में हम नहीं जाएंगे, हमको अपनी मर्जी से काम करने दीजिए। तो नंबर 2 शर्त यह रखा था कि हम वहां गवर्नर जनरल के साथ ही साथ कमांडर इन चीफ भी होंगे, माने सैनिक अध्यक्ष भी हम ही होंगे। इन 2 शर्तों को स्वीकार किया गया। तब तीसरा शर्त रखा था कि हमारे शासन संबंधी कार्यों में रोज बरोज के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ओर से हस्तक्षेप न करे, तब जाकर हम कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार कर पाएंगे। उसकी शर्तों को स्वीकार किया गया, तब जाकर वो गवर्नर जनरल का पोस्ट संभाला। और इसलिए तत्काल यह कह दिया गया था कि आप जाइए, आज के बाद परिषद के सदस्य आपके सामने अड़ंगा नहीं डालेंगे, आपको अपनी मर्जी से निर्णय निकालना है। वो प्रैक्टिकली अपनी मर्जी से निर्णय लेता रहा, लेकिन 1793 में एक्ट बनाकर इसको एक कानूनी प्रावधान का रूप दे दिया। तो ये मैंने कहा कि गवर्नर जनरल को ज्यादा अधिकार देना था, अधिकार प्रैक्टिकली पहले दे दिया गया था, वैधानिक दर्जा इसे 1793 में दिया गया। और इधर ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो जानी चाहिए, इसकी मांग हो रही थी जोरदार तरीके से। अब देखोगे कि इसके तहत कहानी यह आई कि 1793 के एक्ट के प्रावधान क्या है। प्रावधान आपको बस छोटा वाला याद रखना है, ज्यादा नहीं। यही कि ईस्ट इंडिया कंपनी नेक्स्ट 20 वर्षों के लिए भारत में शासन चलाएगी, नेक्स्ट 20 वर्षों के लिए शासन चलाएगी। और दूसरा कि गवर्नर जनरल अब परिषद के ऊपर निर्भर नहीं है। नाउ गवर्नर जनरल इज नो मोर डिपेंडेंट अपॉन हिज काउंसिल। गवर्नर जनरल का काउंसिल अब एडवाइजरी हो गया, परामर्शदात्री हो गया। यही 2 बातें आपको पढ़ना है। 1793 के एक्ट में कुछ ज्यादा नहीं हुआ। आप देखेंगे कि 1784 में ही तो आया था, तो कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। 20 वर्ष के लिए दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन का अधिकार। तो अगला 20 वर्ष कब हुआ? 1813 में जाओगे तो 20 वर्ष पूरा हो गया। 1813 में देखोगे तो 20 वर्ष पूरा हो गया, तो फिर 1813 का एक्ट आया। फिर वही कहानी है कि एक्ट कब आया, कौन लाया, क्यों लाया। क्यों लाया की बात यदि यहां की जाए तो एक तो 20 वर्ष पूरा, 20 वर्ष हो गया था, 20 वर्ष हो गया था। दूसरा पॉइंट की ब्रिटिश इंडस्ट्री से जुड़े लोग अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का मुखर विरोध कर रहे थे, तो इनका समाधान निकालना था। ब्रिटिश इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इसलिए मुखर विरोध कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया में यदि हमको कच्चा माल खरीदने और अपना माल बेचने का मौका मिलेगा तो हमारे इंडस्ट्री का भला हो जाएगा। लेकिन उनको मौका नहीं मिलता था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और किसी को भारत से व्यापार करने की छूट नहीं थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में भारत से व्यापार करने का एक अधिकार था। उस एकाधिकार को खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसकी मांग जोरदार हो रही थी। ऐसी स्थिति में मैंने कहा ये 2 मुद्दे महत्वपूर्ण थे। अब ये 2 मुद्दे जब महत्वपूर्ण थे, आप अच्छे नहीं हैं, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। संजीव बाबू कौन सा कमेंट छूट गया बेटा? संजीव आप अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, जरूर करेंगे। गुरुजी छुट्टी दे दीजिए, बस 2 मिनट और बेटा, 2 मिनट, मात्र 2 मिनट। 1813 का एक्ट खत्म, छुट्टी। तो अब इसके बाद है कि प्रावधान क्या है इसके। प्रावधान क्या है? प्रावधान देखो तो ऑलरेडी आप प्रावधान जानते हो, इसलिए संक्षेप में ही खत्म हो जाएगा। प्रावधान नंबर 1, शासन नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। आप देखोगे कि बार बार अगले 20 वर्ष के लिए इसलिए दे दिया जा रहा था क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि बेहतर है कि इंडिया जीत ले हम कंपनी के सहयोग से ही। अभी इंडिया पूरे तौर पर जीता नहीं गया था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों हम डायरेक्ट अपने कंट्रोल में भारत ले लें, क्यों ना हम
ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत को जितवा दें, और जहां जहां जो भी इंटरेस्ट हमारा है उस इंटरेस्ट की पूर्ति तो हम कंपनी के शासन के माध्यम से भी कर ही सकते हैं। तो भारत जब पूरा जीत लिया जाएगा तब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से विदा कर देंगे और पूरा शासन अपने हाथ में ले लेंगे। अभी पूरा भारत जीता नहीं गया था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि चलो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए इनको शासन करने के लिए और अधिकृत कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। मतलब कहा कि इन दोनों मामले में अभी और कोई दूसरे नहीं आएंगे। चीन के साथ व्यापार भी आप ही अकेले करिएगा और कोई अंग्रेज नहीं आएंगे अभी, और चाय का व्यापार आप अकेले करिएगा, इसमें कोई अंग्रेज अभी नहीं आएंगे कंपटीशन में। 1833 में ये भी खत्म कर दिया गया, लेकिन तत्काल 2 अपवाद रखे गए थे। इसलिए रखे गए थे ताकि अचानक यदि इसने कंपनी के सारे एकाधिकार खत्म कर दीजिएगा तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान से बचाने के लिए कहा गया कि कुछ समय के लिए आपको 2 एकाधिकार दे दिया जाता है। तीसरा है शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष, ये मैं आपको पीछे काफी डिटेल समझा चुका हूं। और चौथा है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी जाए और उनकी सहायता के लिए एक धर्म प्रचार विभाग खोला जाए। एक धर्म प्रचार विभाग खोला जाए। तो मेरा 4 प्रावधान है। चारों प्रावधान याद करना कतई मुश्किल नहीं, क्योंकि पहला तो याद ही है, 20 वर्ष के लिए दे दिया गया। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म किया गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों खत्म किया गया? क्योंकि इंग्लैंड के इंडस्ट्री के लोगों के हितों की पूर्ति करना था। यही इंग्लैंड के इंडस्ट्री के लोगों के हितों की पूर्ति करना था। और फिर तीसरा और चौथा, भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपया, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की पहले अनुमति नहीं थी, अब अनुमति दे दी गई। और न सिर्फ अनुमति दी गई बल्कि यह भी कहा गया कि सहायता भी करिएगा और उसके लिए आपको एक धर्म प्रचार विभाग भी खोलना होगा। आखिर इंग्लैंड की सरकार ने धर्म प्रचार की अनुमति क्यों दिया और उसके लिए सहायता देने का निर्देश क्यों दिया? क्या इसका इंग्लैंड के इंडस्ट्री के साथ में कोई गहरा नाता है? इसको कल हम समझेंगे। कल जब हम 1833 का एक्ट पढ़ रहे होंगे तो इससे संबंधित मुद्दा डिस्कस करेंगे कि इंग्लैंड के इंडस्ट्री और इंग्लैंड के वित्त से इन अधिनियमों का क्या नाता है। आज की चर्चा यही खत्म होगी। क्या है सर, आपसे पढ़ने के बाद बुक रीड करने से और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपकी क्लास ने तो झंडे गाड़ दिए। अच्छा, आप में से किसी ने ऑप्शनल को लेकर पूछा था, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी 5 बजे मैं हिस्ट्री के ऑप्शनल के लिए एक क्लास यूट्यूब पर लूंगा। तो उसके लिए मैं उन लोगों को कहता हूं कि देख लें। और यूट्यूब के अलावा सिहंता IAS अकेडमी का जो होगा, जो फेसबुक का हमारा है चैनल, उसमें भी देख सकते हैं। मेरे साथ में भी कोई जुड़े होंगे यदि सिहंता IAS अकेडमी के अलावा रजनीश राज का जो फेसबुक का अपना है, आप वहां भी देख सकते हैं। तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल का है, उसका जनरल स्टडी से कोई नाता नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।